हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज हम बहुत कुछ जो है आपको बताने वाले हैं। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए, हम बात कर रहे हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स ए के सिलेबस की। क्लास 9th हिंदी कोर्स ए का आज हम जो है एक एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो हम करा रहे थे उसका एक विराम लगाएंगे। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, चलिए मैं बताती हूँ। क्लास 9th हिंदी कोर्स ए का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके पास दो बुक्स हैं, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। फिर उसके बाद हमारी जो है व्याकरण है और फिर लेखन है। तो हम ये चारों चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आपको दे चुके थे, ठीक है, याद है ना? हमने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया था। फिर उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया वो डिटेल एक्सप्लेनेशन था, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस था प्लस डीपीपी सॉल्यूशंस थे। ये सारी चीज़ें कराने के बाद हमने अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन शुरू किए। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में सबसे पहले हमारे अपने लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सिर्फ क्षितिज बुक से आ रहे थे। तो हमने क्षितिज बुक के जितने भी 13 चैप्टर थे उन सभी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करा दिए, ठीक। उसके बाद हमने उठाए अपने वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न आपकी दोनों ही बुक से आ रहे थे। कहने का मतलब है क्षितिज बुक के 13 चैप्टर और उसके बाद कृतिका बुक के 3 चैप्टर, टोटल मिलाकर 16 चैप्टर। तो 16 चैप्टर के हमने जो है वर्णात्मक प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में करा दिए। मतलब कहने का मतलब है कि आज हम उसका आखिरी अध्याय करने जा रहे हैं, रीढ़ की हड्डी। अब इसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। कहने का मतलब हम यहाँ पर क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं 9th कोर्स बी स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और फिर जैसे ही कोर्स बी का हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड तक क्वेश्चन ख़त्म करते हैं, तुरंत आपकी जितना भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन है, मतलब मान के चलिए कि मैं दिसंबर से आप सभी के जो है वो एग्ज़ाम्स के लिए सैम्पल पेपर्स हैं, इनको साथ में व्याकरण की प्रैक्टिस, ये सभी कुछ शुरू करा दूँगी, ठीक है। तो अब क्लास 9th कोर्स ए के बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और बी के बच्चे अपना बकल अप करेंगे, ताकि वो फटाफट सिलेबस को समझें और अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड सभी क्वेश्चंस को फटाफट कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए, तो ये तो मैंने बता दिया थोड़ा सा इसलिए क्योंकि ऐसा ना हो कि कोर्स ए के बच्चे ये कहें कि अरे मैम आपने तो इतना करा दिया, इसके बाद आप हमें कुछ करा नहीं रही। तो अब हम कोर्स बी कराएंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे कोर्स ए के सिलेबस के साथ में, कोर्स बी कराऊंगी, क्योंकि मैम भाई एक हैं, एक साथ दो दो तीन तीन चीज़ें नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर हमने जैसा आपसे प्रॉमिस किया है कि हम दिसंबर में आपके पूरे सैम्पल पेपर प्लस आपका क्या कहते हैं जो जितना भी व्याकरण है, लेखन है, इन सभी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। और ये भी कंबाइंड रूप से चलेगा। कहने का मतलब है कोर्स ए और कोर्स बी, इन दोनों का कंबाइंड प्रिपरेशन चलेगा। ठीक है। तो चलिए आज शुरू कर रहे हैं हम क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है कृतिका भाग 1, उसका तृतीय और अंतिम अध्याय है रीढ़ की हड्डी। आज हम इसका करने जा रहे हैं वर्णात्मक प्रश्न। अब आप एक चीज बिल्कुल ध्यान से बैठा लीजिए कि आपकी कृतिका बुक से आने वाले सभी प्रश्न दीर्घोत्तरीय रहते हैं, ठीक है। जो 3 चैप्टर हैं, इन तीनों ही चैप्टर से आपके पास दीर्घोत्तरीय प्रश्न ही आएंगे। अभी उसमें लिखा नहीं रहेगा। पहली बात तो ये 3 मार्क्स के आएंगे। दूसरी बात ये कि इनकी वर्ड लिमिट 50 to 60 वर्ड्स के बीच में होगी, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, इनमें जो है ना सीधे सीधे क्वेश्चन चैप्टर से बहुत कम पूछे जाते हैं, घुमा फिराकर चीज़ों को बहुत पूछा जाता है। तो मैंने दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, ताकि आपको पढ़ाना और समझाना हमारे लिए आसान। फिर से बोल रही हूँ, मैं नहीं कह रही कि जितने मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ इनमें ही आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, इनके बाहर भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन हाँ, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपसे ये 100% कह सकती हूँ कि क्वेश्चन इसके बाद कहीं से भी पूछ लिया जाए आप उसको कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर कई तरीके से घुमा फिराकर आपके सामने रखे जाएंगे, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया दीर्घोत्तरीय आएंगे। अब थोड़ा सा हम स्टोरी की तरफ चल लेते हैं, क्योंकि आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो स्टोरी थोड़ा सा हम रिकॉल कर लें, क्योंकि इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, डीपीपी सॉल्यूशन, ये सारी तीनों चीज़ें मैं करा चुकी हूँ। अब इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते नहीं, इसलिए हमने इनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, ठीक। अब ये चैप्टर जो है ना, इसमें शुरू होती है जो है उमा एक लड़की है, उसको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं।
अब उसकी बड़ी प्रिपरेशन हो रही है। लड़के वालों की ये मांग है कि भाई किसी भी तरह से लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। घर के सारे कामों में दक्ष हो लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। जबकि जो लड़का देखने आ रहा है वो खुद डॉक्टरेट कर रहा है, मतलब वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। पिताजी जो लड़का वाला है उसके पिताजी खुद वकील हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अनपढ़ फैमिली में वो जा रही है, एक पढ़ी लिखी फैमिली में जा रही है। मतलब इतने पढ़ी लिखी फैमिली के लोगों की सोच भी इतनी जो है वो नैरो माइंडेड है कि उनका कहने का मतलब है कि अगर लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो वो घर के कामों में जो है ध्यान नहीं देगी, दब कर नहीं रहेगी, बाहर जाएगी, काम करेगी, तो ये सारी चीज़ें उन्हें मान्य नहीं थी। तो एक तरीके से यहाँ पे जबकि उनका खुद का जो लड़का है, जो हम लोगों ने कहानी में पढ़ा है, खुद का लड़का भी जो है एक कैरेक्टरलेस लड़का है, जो कि लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमता रहता है और पकड़ाया भी गया है। ये बात लड़की उमा को पता होती है, शंकर को देखते ही वो ये चीज़ को जब समझ जाती है। तो ये कहानी इसी प्लॉट के इर्द गिर्द घूमती है पूरी। ये एक एकांकी थी, याद रखिएगा, जिसको आपका स्टेज पे प्ले किया जा रहा था। चलिए, इसमें जो कैरेक्टर हैं उसमें एक नौकर है रतन, उमा की माँ है, उमा के पिताजी हैं और शंकर है और शंकर के पिताजी हैं। बस इतने ही कैरेक्टर हैं इस पूरे में। चलिए, अब इस पर क्वेश्चन है करीबन आपके लिए। मैं यहाँ पर 25 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। कितने? 25 क्वेश्चन। बहुत इत्मीनान से सारी चीज़ों को समझा के करूँगी, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का काम होता है। अगर आप ये चाहते हो कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए तो सारी चीज़ें डिटेल से अच्छे से समझिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लड़की की माता का यह कथन कि आजकल लड़की तो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, बिना टीम टान के कौन पूछता है, समाज के लोगों की किस मानसिकता को दर्शाया गया है। कहते हैं ना कि आकर्षण बहुत बड़ी चीज़ होती है। चीज़ें चाहे जितनी अच्छी हो, क्वालिटी में सब कुछ हो, लेकिन जब तक हम उसको आकर्षक तरीके से रैप नहीं करते, लोगों को पसंद नहीं आता। ये इसी मानसिकता को दर्शा रहा है कि देखने में चीज़ अच्छी होनी चाहिए, चाहे अंदर बेकार ही क्यों ना हो। तो ये मानसिकता जो है समाज की क्या दिखाता है? रूढ़िवादी और बीमार मानसिकता। प्रश्नोक्त कथन समाज की रूढ़िवादी और बीमार मानसिकता का परिचायक है। अब रूढ़िवादी का क्या तात्पर्य है? देखिए, अगर जो चीज़ जैसी है हम उसको वैसा ही एज इट इज़ रखते हैं। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मैं दे रही हूँ, ध्यान से देखना। आप जो दाल चावल घर में खाते हो वही दाल चावल आप रेस्टोरेंट में जाके खाओ, ठीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क रहता है, सिर्फ उसके प्रेजेंटेशन में। मम्मा ने एक कटोरी में दाल दे दी, चावल दे दिया, रोटी दे दी, सब्जी दे दी, काम खत्म, आप खाओ, एक ही प्लेट में करके दे दिया। लेकिन अगर वही था आप जो है रेस्टोरेंट में मंगाओ तो बढ़िया सा जो है गार्निश करके अच्छे से पूरा सजा के पूरा तरीके से देता है, तो वो आपको बड़ा आकर्षक लगता है। तो टेस्ट भी भाई देखिए, टेस्ट तो ये है कि घर में अगर आपकी मम्मी पकाएंगी तो टेस्ट अलग होगा, दादी पकाएंगी टेस्ट अलग होगा, नानी पकाएंगी टेस्ट अलग होगा, सबके हाथ के टेस्ट अलग अलग होते हैं। तो उसी तरीके से रेस्टोरेंट में पकाया जा रहा है तो उसका भी टेस्ट अलग होगा। ये रेस्टोरेंट में देखिए एक बात ये होती है कि वो थोड़ा अनहाइजेनिक होता है, अनहेल्दी भी होता है, लेकिन अगर घर में पकाया जा रहा है हाइजीनिक भी है, हेल्दी भी है। बस प्रेजेंटेशन देखिए, आपको वो रेस्टोरेंट का प्रेजेंटेशन आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन घर में क्या है वो सिंपल तरीके से आपको दे दिया गया, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो यही चीज़ें कुछ हैं जो बताती हैं कि नहीं, देखने में चीज़ आकर्षक होनी चाहिए, अंदर क्या है क्या चीज़ नहीं है नहीं। अब आपको रेस्टोरेंट का खाना, बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है, जबकि वो बहुत अनहाइजीनिक तरीके और अनहेल्दी होता है। वही चीज़ घर में आपको जो है नहीं अच्छी लगती, जबकि वो हेल्दी है, हाइजीनिक होती है कि नहीं होती। केवल सौंदर्य के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर हम ये कहें कि एक लड़की बहुत ही सजी सवरी सुंदर सी है, तो ये कहा जाए कि वो उतनी प्रतिभाशाली होगी, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। कह सकते हैं? नहीं कह सकते, है ना। सौंदर्य द्वितीय चीज है, यानी कि सेकेंडरी थिंग है। सबसे बड़ी और निर्णायक चीज है गुण। अब किसी भी लड़की में उसके गुण जो है वो ज्यादा मायने रखते हैं, परंतु रूढ़िवादी लोग लड़कियों के सौंदर्य से प्रभावित हो उसके आंतरिक गुणों को अनदेखा कर देते हैं। समझ में आया कि भाई लड़की देखने में आकर्षक होनी चाहिए, उसके पास क्या गुण हैं क्या नहीं है ये चीज मायने नहीं रखती है। तो जो लोग रूढ़िवादी होते हैं, जो बहुत ही पुरानी परंपराओं को मानने वाले होते हैं, उनका
यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे, सॉरी ये चीज़ कहना गलत होगा कि पुरानी मान्यताओं को मानने वाले। रूढ़िवादी का तात्पर्य ये है कि जो अब इस समय आकर विकृत हो गई। कहने का मतलब है आज भी लड़कियों को देखने जाओ तो सजी-सवरी हाथ में एकदम चाय की ट्रे लिए होना आना चाहिए। लेकिन आज का समय बदल चुका है। मतलब समय बदला है, सोच में परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है? वो सारी चीज़ें। उसे एक सजावटी सामान की तरह समझते हैं, परंतु वास्तविकता इससे परे है। सौंदर्य क्षणिक होता है। अब देखिए सौंदर्य क्या होता है, वो क्षणिक होता है। अब जब तक आपकी यंग एज है तब तक आप सुंदर हो, जैसे जैसे एज घटेगी वो सारी चीजें डल पड़ती जाएंगी, है ना। यंग एज में सौंदर्य चरम पर होता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो ढलने लगता है। लेकिन गुण तो क्या होते हैं, जो यंग एज में है धीरे धीरे अनुभव के साथ वो और ज्यादा निखरते जाते हैं। किसी के गुण की ही पूजा होती है और गुण ही वह वस्तु है जो मनुष्य को महान बनाता है। हमारे समाज में अनेक ऐसे स्त्री पुरुष हैं जिसे सिर्फ उनके गुणों के लिए उन्हें जाना जाता है। तो देखिए आपके आसपास समाज में ऐसे बहुत सारे स्त्री पुरुष होंगे जो देखने में आकर्षक हैं, सुंदर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उनका कार्य व्यवहार जो है वो एप्रिसिएशन लायक नहीं होता है। कोई उसे अप्रिशिएट नहीं करता। हो सकता है शायद वो बदतमीज हो या कहने में वो दूसरों से झगड़ालू भी हो सकते हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, साधारण से लुक रखने वाली लड़की या लड़का, उसके काम जो हैं वो उसकी वाहवाही का कारण बनते हैं। पूरी कॉलोनी में उसकी बड़ी वाहवाही होगी, सब लोग उसकी बड़ी वाहवाही करेंगे। वो देखने में इतना आकर्षक नहीं होगा, उसके देखने के लुक में। देखिए जो लोग इसको एक चीज़ कहेंगे कि अपने लुक से ज़्यादा अपनी जो क्या कहते हैं आपकी स्किल्स होती हैं उन पर आप ज़्यादा काम करो। लुक्स तो समय के साथ अपने आप ही आ जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है? जैसे ही आपके स्किल्स निखरेंगे वो सारी चीज़ें आपके पास अपने आप ही आती चली जाती हैं। प्रश्न संख्या 2 है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक समाज में किस तरह के परिवर्तन की आशा करता है। देखिए इस एकांकी में एक बहुत बड़ी बात बताई है कि पहली बात तो जो लड़की को देखने लोग आए हैं वो ये चाहते हैं कि लड़की बहुत कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए। लड़की का ज़्यादा पढ़ा लिखा ना वो चाहते ही नहीं है, शंकर और उसके पिता। तो क्या कह रहे हैं, समाज की जो एक होता है ना, उन्होंने ये शर्त रखी क्यों। पहली बात तो ये कि लड़की कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो जाहिर सी बात है वो अपने मन को, विचारों को व्यक्त करने के लिए बहुत सक्षम होगी। वो अपने मन से काम करने के लिए, क्योंकि देखिए जो इंसान पढ़ा लिखा होता है वो जानता है क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, और जो चीज़ अच्छी है उसके लिए लड़ना भी जानता है। ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है कि लड़की अपने मन की बात कहे। ये सारी चीज़ें हम इसके एकांकी के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर जो दिखाया गया है कि ये पुरुष प्रधान समाज है, तो इसीलिए उन्होंने शर्त रखी है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसे तो घर में रहकर काम करने हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो वो आर्ग्यू करेगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी, अपने मन से सारी चीज़ों को करने की कोशिश करेगी जो उनको पसंद नहीं है, जो उनकी पुरुष मानसिकता पर कहीं ना कहीं प्रहार करेगी, उनके वर्चस्व को हटाने की कोशिश करेगी, जो इस पुरुष समाज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज की पुरातन पंथी पुरुषवादी मानसिकता को उखाड़ फेंकना चाहता है। यही चीज उन्होंने बताई कि किस तरीके से उमा के माध्यम से उन्होंने उस पुरुष मानसिकता पर प्रहार किया है कि नहीं, जो तुम सोचते हो वो गलत है। इस मानसिकता के कारण हमारा समाज दिन प्रतिदिन कोसों पीछे जाता जा रहा है, क्योंकि वो अपना वर्चस्व बनाकर रखना चाहते हैं। समाज में लड़कियों अर्थात महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। देखिए अगर हम बात करें जिस समय ये एकांकी लिखी गई तो उस समय ज़रूर ये बात होती थी, लेकिन आज के समय में ये बहुत ही इक्का दुक्का देखने को मिलती है कि लड़का और लड़की में किसी तरह का भेद किया जा रहा है। लड़कों के समक्ष लड़कियों को नीचा दिखाया जाता है, उन्हें निष्कृष्ट समझा जाता है। उनके पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा तथा उनके स्वयं के जीवन का निर्णय लेने के अधिकार में भी भेदभाव किया जाता है। मतलब वो अपने जीवन का निर्णय भी खुद लेने के लिए, अगर वो कहे कि भाई मुझे ये पढ़ाई करनी है, मुझे ये करियर ऑप्ट करना है,
तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं बाउंड थी। आज हम इस बारे में मानते हैं कि बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, लड़कियों को लड़कों के बराबर पढ़ाया जाता है, उनको उन्हीं के बराबर समझा जाता है। इवन अपने हिसाब से करियर चुनने और उसकी पढ़ाई करने की भी उनको स्वतंत्रता है। लेकिन ये एकांकी जब लिखी गई तो ये सारी चीज़ें ना के बराबर होती थी। उन्हें सामाजिक नियम, मर्यादा तथा प्रतिष्ठा के बंधनों में जकड़कर उनके विकास को बाधित किया जाता है। समाज में लड़कियां ऐसे रहती हैं, ऐसे उठती हैं, ऐसे बैठती हैं, ऐसे बात करती हैं, उनके लिए ये नियम है। तो इस तरह मतलब लड़कों के लिए अलग नियम, लड़कियों के अलग नियम, ऐसी एक चीज परिपाटी उन्होंने बना रखी है। इस पाठ में लेखक का यह प्रयास है कि समाज का ध्यान इन विसंगतियों की ओर आकृष्ट कर उन्हें जीने तथा सतत विकास का अधिकार दिलाए। यानी कि लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दे, उसी प्रकार से उन्हें डेवलपमेंट करने का मौका दे। इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य यही है। समाज में लिंग भेद की भावना को दूर कर एक स्वस्थ समाज की रचना हो, जिससे समाज का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि समाज में लड़कियों को लड़कों के बराबर का दर्जा मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज वो चीजें सक्षम हुई हैं और इसमें बहुत सारे लोगों का अथक प्रयास है। प्रश्न संख्या 3, यदि लड़कियां पढ़ लिख गईं और अंग्रेजी अखबार पढ़कर पॉलिटिक्स की बातें करना शुरू हो गई तो हो चुकी गृहस्थी। इस कथन के अनुसार गोपाल प्रसाद जैसे व्यक्ति लड़कियों की शिक्षा का विरोध किस भय से करते हैं। अब देखिए, गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी, जो लड़का उमा को देखने के लिए आया है, उनकी मानसिकता ये है कि अगर भाई लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख गई तो अखबार पढ़ने लगेंगी, अखबार पढ़ने लगेंगी तो उसमें पॉलिटिक्स की बातें आएंगी, पॉलिटिक्स की बातें आई तो वो पॉलिटिक्स पर तर्क वितर्क करने लगेंगी, विचार व्यक्त करने लगेंगी। तो इससे गोपाल प्रसाद की मानसिकता, ये जो है ना, पुरुष प्रधान समाज की जो मानसिकता होती है कि पुरुष सर्वोपरि है, लड़कियों को कुछ क्षेत्रों से बिल्कुल ही अलग रखा जाता है, जिनमें राजनीति भी एक हुआ करती थी। आज हम नहीं कह रहे हैं, उस समय हुआ करती थी। राजनीति में लड़कियों को बहुत कम उतारा जाता था, लोग पसंद ही नहीं करते थे। तो और उस पर वाद विवाद तो बहुत बड़ी दूर की बात हो जाती थी। तो ये चीज उन्होंने बताई है, इनकी जो है पुरुषवादी मानसिकता पर सीधा करारा प्रहार किया जा रहा है। प्रश्नोक पंक्तियां गोपाल प्रसाद जैसे व्यक्तियों की लचर मानसिकता को प्रदर्शित करती है। लचर मतलब क्या है? ढुलपुल। उन्हें नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता है कि हम पुरुष हैं और हम समाज में या परिवार में वर्चस्व रखते हैं। अगर लड़कियां ऐसा काम करेंगी तो कहीं ना कहीं उस वर्चस्व में सेंध लगाने की कोशिश करेंगी। ऐसे ही लोग संपूर्ण समाज को घुन की भांति अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी ये विचारधारा अंदर ही अंदर समाज को खोखला कर रही है। क्योंकि देखिए, कोई भी समाज बगैर स्त्री के नहीं बन सकता। जितना स्त्री की भागीदारी है उतनी ही पुरुष की भागीदारी है, दोनों की बराबर इक्वल भागीदारी है। अब ये कहो कि पुरुष जो है वो ज्यादा वर्चस्व रखेगा, स्त्री नहीं रखेगी, तो कहीं ना कहीं वो समाज को अंदर से खोखला करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप स्त्री को समान अधिकार नहीं देंगे समाज में, तो कैसे चीजें आगे बढ़ी। आप ये कह रहे हैं कि संसार का जो क्रिएशन है, जो चीजें हैं, उसमें ईश्वर ने उसे बराबर की भागीदारी दी है, लेकिन हम संसार में आने के बाद उसे बराबर की भागीदारी नहीं देंगे, है ना। तो अब क्या है, आप चला लीजिए, कोई समाज बगैर स्त्री के आप चला सकते हैं? नहीं चला सकते। तो बराबर की मानसिकता मतलब बराबर की भागीदारी होना, अगर ऐसा नहीं होता है, जो लोग नहीं मानते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं मानसिकता में घुन लग चुके होते हैं। और ये मानसिकता जब वो प्रचार प्रसारित करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को नारी से डर लगता है। उन्हें लगता है कि नारी में अगर शिक्षा जैसा गुण आ जाएगा तो पुरुषों का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। जो मैंने कहा अभी, उनको ये लग रहा है कि हमारा अधिकार जो परिवार पे या समाज पर है, अगर स्त्रियों ने वो शिक्षा प्राप्त कर ली, हमने इस शिक्षा के बल पे, हमने पौरुष बल के बल पे ही हमने ये मकाम हासिल किया है, अब उसमें अगर ये शिक्षा जैसी चीज़ स्त्रियों के हाथ में भी आ जाएगी तो कहीं ना कहीं वो हमारे बराबर आ जाएंगी और हमारा जो समाज के ऊपर ये अधिकार है वो हमसे छीनने की कोशिश करेंगी और स्त्रियां अपना उचित अनुचित का निर्णय स्वयं करने लगेंगी। शासक मानसिकता वाले पुरुष, शासक यानी कि जो
किसी पर शासन करना, जैसे परिवार में भी पुरुष प्रधान होता है, वो शासन करता है, हर चीज़ उसकी मर्जी से होता है। समाज में भी उसकी वही दर्जा है कि उसके हिसाब से ही काम होगा सारा, क्योंकि उन्हें नारियों के जागरूक होने से नुकसान है। वे नहीं चाहते कि नारियों में जागरूकता आए। उनके अनुसार शिक्षा पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार है, जो अक्षरश गलत है। समझ में आया? तो शिक्षा एक वो रास्ता है जिसके जरिए लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। तो पुरुषों को ये चीज समझ में आ गई, तो पुरुषों ने क्या किया, उसी रास्ते को काटने की कोशिश करी। इसीलिए लड़कियां घर से बाहर ना जाएं, उन्हें बराबर पढ़ाई ना मिले, ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए। लेकिन आगे चलते चलते आज क्या है, समाज में लड़कियों को लड़कों के बराबर समाज में समझा जाता है। लड़के और लड़कियां बराबर हैं समाज में, परिवार में, सभी लोग इन सारी चीज़ों को समझ गए हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसी मानसिकता पुरानी बनाकर रखी गई थी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज के ये पुरुषों ने भी इस चीज़ को समझा है। हम ये नहीं कह रहे हैं, जहाँ पहले पुरुषों ने स्त्रियों को दबाया, आज पुरुष ही स्त्रियों को आगे बढ़ने के पूरे मौके देते हैं। तो सोच समय समय के साथ चीजें बदलती हैं। समाज के प्रत्येक प्राणी को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। गोपाल प्रसाद लड़कियों में शिक्षा के से उत्पन्न साहस और निर्भयता से डरे हुए बीमार मानसिकता वाले व्यक्ति, उन्हें लग रहा है कि लड़कियां अगर पढ़ गईं, तो अगर उन्होंने पढ़ लिया तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उनमें साहस आ जाएगा, निर्भयता आ जाएगी और वो हमारे वर्चस्व को चुनौती दे देंगी। ऐसे लोगों को अपनी मानसिकता हर परिस्थिति में बदलनी होगी, तभी हम समाज को, अपने देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सफल हो पाएंगे। अन्यथा दिनों दिन हम बुराइयों के गर्त में समाते जाएंगे और एक दिन नष्ट हो जाएंगे। तो ये बात सही है, जो बात इतने सालों बाद कही गई, लेकिन आज उसे माना जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह से देखभाल कर? अब ये वक्तव्य किसने कहा था? उमा ने कहा था। उमा के इस कथन के द्वारा लड़कियों की कौन सी पीड़ा उजागर होती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर उमा को देखने लड़के वाले आए थे। यहाँ पर जो लड़की को देखने उमा जो है, उसको बस चुप रहकर एक सामान की तरह रख दिया गया कि इनको देखो, पसंद करो, गा के सुनाओ, चल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, जैसी तमाम सारी चीज़ें जो होती हैं। तो लड़की कोई सामान नहीं है, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको 4 लोग आए, देखे, पसंद किए, पसंद है तो हम खरीदेंगे, नहीं पसंद है तो हम नहीं खरीदेंगे। यहाँ पर सीधे सीधे जो ये दिखाया जा रहा है कि भाई लड़कियों के दिल नहीं होते, यानी कि आप उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। शादी एक लड़की की ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है। अपने पिता के परिवार को छोड़कर, वो सब कुछ छोड़कर एक दूसरे परिवार में जाती है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। तो क्या उससे उसके दिल की बात नहीं पूछी जाती? क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है? क्या तुम्हें वो घर पसंद है? क्या तुम्हें वहाँ पर शादी करनी है? जैसी जो चीज़ें, हम ये आज की बात नहीं कर रहे हैं, बार बार मेंशन कर रहे हैं, हम आज की बात नहीं कर रहे, जबकि ये काम की हम तत्कालीन समय की बात कर रहे हैं। उस समय ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती थी। तो वो जो मानसिकता है, वो जो दर्द है, वो तकलीफ है उमा की, कि उमा को ये लग रहा था कि मैं किसी दुकान में रखी हुई टेबल या मेज हूँ, या कोई एक भेड़ बकरी हूँ जिसे कसाई पसंद करने आया है कि हाँ भैया अच्छी है, ठीक है, मैं लेकर चलता हूँ। तो वो उसके दिल की पीड़ा ये है कि भाई मेरे से भी तो पूछो कि भाई मेरी क्या मर्जी है, क्या मुझे लड़का पसंद है, क्या मैं उसके घर वालों को पसंद करती हूँ, मैं ये शादी करूँगी, जैसी कुछ राय ये लड़की की भी होनी चाहिए। यहाँ पर बगैर मर्जी के उसे सजा धजा कर बैठा दिया गया कि नहीं भाई लड़के वाले देखने आ रहे, जबकि उसका बिल्कुल मन नहीं था, वो आगे पढ़ना चाहती थी। हमारे समाज में प्रचलित रीतियों के अनुसार विवाह के समय लड़के वाले लड़की को देखते हैं, परंतु उन्हें देखने का तरीका सर्वथा अनुचित है। बात सही है, लड़की चुप रहे, ट्रे लेकर आए, खिलाए, चुपचाप बैठ जाए, गाने को बोलो गा दे, चलने को बोलो चल दे, इस तरह की चीजें। उमा के गुस्से के काबिल सिर्फ उसका परिवार ही नहीं अपितु समस्त समाज है। प्रायः लड़कियों को देखते समय लोग उनका रंग, उनकी लंबाई, उनका आकार, उनकी चाल, उनका रूप इत्यादि का परीक्षण करते हैं कि भाई ये कैसी लग रही है, क्या है, परीक्षण करते हैं। उनके आंतरिक गुणों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। यानी कि मतलब क्या है, बाहरी तौर पे आप कैसे लग रहे हो ये ज़्यादा मायने रखता है, आपके अंदर क्या गुण है ये चीज़ किसी हद तक मायने नहीं रखती। लड़के वालों के सामने लड़कियों को एक वस्तु की तरह पेश किया जाता है
जो सत्यार्थ में पीड़ादायक है। हम कोई ऑब्जेक्ट, लड़कियां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि किसी के सामने आपने नुमाइश कर दी है कि देखिए भाई आपको पसंद है तो ले जाइए, ठीक है, वो चीज़। इस कुरीति को समाप्त करना देश हित में होगा। हमारे देश में अधिकतर लड़कियों को ऐसी ही पीड़ा का दंश झेलना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी लोग उन्हें पसंद और नापसंद करते हैं। मतलब क्या है, देखा पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है। अब इस तरह बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको नापसंद के एरिया में गुजरना पड़ता है, नहीं यार, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। तो सोचिए उनको कितना आघात, मानसिक तौर पे कितना आघात पहुंचता होता होगा, है ना। तो ये जो क्या कहते हैं लड़की दिखाने का तरीका है, ये बहुत गलत हुआ करता था। उनकी भी अपनी भावनाएं हैं जिन्हें आहत करने का अधिकार भगवान या समाज ने किसी को नहीं दिया है। फिर क्यों हजारों लड़कियों को इस पीड़ादायक परिस्थिति से सामना रोज करना पड़ता है। ऐसी स्थिति पता हम ये कह रहे हैं कि बहुत सामना करना पड़ता था। तो ये सारी चीजें बहुत तकलीफदेह होती थी। आओ हम आज इस पीड़ादायक और अपमानजनक कुरीतियों से भारत को मुक्त कर उमा जैसी हजारों लड़कियों को ऐसी पूरे पीड़ा से मुक्त कराने का संकल्प करें। हमें क्या कहते हैं ना, ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए कि हम एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वी आर नॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक जो मानसिकता होती है लड़कियों के अंदर बहुत तकलीफदेह होती है उनके अंदर कि भाई हमें एक सामान की तरह, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, एक सामान रखा है, हम लोगों ने देखा, हमें पसंद आया तो हमने लिया, हमें नहीं पसंद आया हमने रिजेक्ट कर दिया। तो वो तो एक निर्जीव सामान है। यहाँ आप जिसे रिजेक्ट कर रहे हो वो एक लड़की है, तो उसको भी पीड़ा होती है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी तकलीफ होती है। अब आगे प्रश्न संख्या 5 पे, उमा का अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उठाया गया कदम कहाँ तक उचित था। अब उमा को जिस तरीके से देखा जा रहा था, समझा जा रहा था, उसके आत्मसम्मान पर कहीं ना कहीं एक ठेस लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसने शंकर को देखा वो भड़क उठी। उसने पूरी तरीके से शंकर की असलियत जो है वो गोपाल प्रसाद और राम प्रसाद के सामने खोल कर रख दी कि ये लड़का किस तरीके का है जिससे आप हमारी शादी कराने के लिए जा रहे हैं, जिसकी खुद की रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो मुझे देखने जा रहा है। तो अगर उमा ने ये कदम उठाया तो आपके हिसाब से क्या ये सही था? मेरे हिसाब तो मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि उसने जो जिस प्रकार से गोपाल प्रसाद और शंकर उसे देखने आए थे और जिस तरीके से उसके साथ बिहेव कर रहे थे, उस तरीके से उमा ने जिस तरीके उनके साथ व्यवहार किया वो अपने आप में बिल्कुल उचित था, क्योंकि वो लोग इसी लायक थे, आई थिंक। उमा द्वारा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उठाया गया कदम मेरे विचार से सर्वथा उचित था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जो जो शंकर है, गोपाल प्रसाद है, जगह जगह उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे थे। तो वो भी भाई कब तक चुप रहती, वो भी बोल पड़ी, क्योंकि प्रकृति के प्रत्येक प्राणी को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। उस पर किसी भी तरह की बंदिशें या बाधाएं उत्पन्न करना मानवाधिकार का उल्लंघन है। मतलब अगर हम ये कहें मानवाधिकार, आपको पता है ना, मानव के अधिकार, ये हमको ये प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा। अगर आप इस तरीके से व्यवहार करते हैं तो वो हमारे मानवाधिकार का सीधे सीधे हनन है। उस पर किसी तरह की बंदिशें या बाधाएं उत्पन्न करना मानवाधिकार का उल्लंघन है। अगर आप हमें किसी बंदिश में रखते हैं या हमारी मर्जी के खिलाफ कोई काम करते हैं, क्योंकि एक ये चीज़ है कि अगर आप बालिग हो जाते हैं, यानी कि 18 साल के ऊपर हैं, तो आप अपने लिए फैसले करने के लिए सक्षम हैं, सरकार द्वारा ये अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, गोपाल प्रसाद जो है वो उसको रह रह कर जो है चोट पहुंचा रहा था। समाज का प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक स्तर होता है जिसके अनुसार वह समाज के अन्य व्यक्तियों से व्यवहार करता है। बात सही है। अगर सिंपल सी बात है, अगर हम ये चाहते हैं कि समाज में सब मेरे साथ अच्छे तरीके से बिहेव करें, अच्छे तरीके से मेरे से पेश आएँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी समाज के लोगों के साथ वैसे ही पेश आए। अब गोपाल प्रसाद ये तो चाह रहा था कि मेरे साथ सब लोग बहुत अच्छे माननीय सम्माननीय तरीके से पेश आए क्योंकि मैं लड़के का बाप हूँ, लेकिन खुद वो जो है लड़की और लड़की के बाप के साथ बिल्कुल अच्छे से पेश नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये तो गलत है ना। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर को ठेस पहुंचाने वाली बात है कि नहीं।
उसे सामाजिक स्तर को बचाए रखने के लिए मनुष्य सब कुछ करता है। अब अपनी एक मान सम्मान बनाए रखना हमारे समाज में हमारा एक स्तर बना कर रखता है। अगर मान लीजिए हर कोई दूसरा व्यक्ति मेरी एक बेइज्जती करके चला जाए, तो एक तरीके से मेरा आत्मसम्मान घायल होता जाएगा और मेरा सामाजिक स्तर डाउन होता जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि सामने वाले लोग मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, उसे बर्दाश्त करते चले जाते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर इतना ज़्यादा रोष बैठ जाता है कि कुछ लोग तो उस चीज़ को, ठीक है मैं इसी लायक हूँ, उनके अंदर का जो एक कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है कि भाई मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, ये वो सारी चीज़ें वो लोग सोचने लगते हैं। सिंपल सी एक चीज़ होती। तो जो लोग ये सोचते हैं वो मतलब आगे समाज में ज़्यादा बढ़ नहीं पाते। लेकिन जिन्हें अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा होता है, अगर सामने वाला उसे चोट पहुंचाता है तो ये मुखर कर उसको जवाब भी देता है, जैसे उमा ने किया। अतः आत्मसम्मान की रक्षा आवश्यक है। अपना आत्मसम्मान बचाए रखना बहुत जरूरी होता है। समाज में हो रहे अन्याय का विरोध करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, ठीक है, जिसे उमा ने बखूबी निभाया। अपनी योग्यता के अनुसार अपने लिए जीवन साथी चुनाव करना प्रत्येक लड़की का अधिकार है। भाई मैं कितनी केपेबल हूं, मैं इसी हिसाब से अपना जीवन साथी चुनूंगी। अब मैं पढ़ी लिखी हूं, सब कुछ है, लेकिन सामने जो लड़का बैठा है वो एकदम पागल सा है, बेवकूफ सा है, तो मैं तो नहीं चुनूंगी ना। भाई मेरा जो एक पढ़ा लिखा मैंने जो पढ़ाई लिखाई की है, मेरा जो मेंटल क्या कहते हैं स्टेटस है, मैं उस हिसाब से लड़के को चुनूंगी। ये हर एक लड़की का अधिकार होता है। उस पर किसी तरह की जोर जबरदस्ती स्वीकार्य नहीं है। अतः लड़की से जुड़े प्रत्येक निर्णय में उसकी इच्छा अनिच्छा की जानकारी अति आवश्यक है। उमा ने जो भी किया वह वर्तमान समाज के परिप्रेक्ष्य में सर्वथा उचित तथा उन्नयनायक है। यानी कि उसने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सामने वाले को उसका आईना दिखाया कि भाई आपका लड़का क्या है। आप जो लड़की से एक्सपेक्ट कर रहे हो, लड़का तो उससे बिल्कुल गया गुजरा है। तो जो उमा ने किया वो सही था, क्योंकि उमा जिस मेंटल स्टेटस की लड़की थी, जिस पढ़ी लिखी थी, सब कुछ था, सौम्य थी, सभ्य थी, गुणी थी, संस्कारी थी, उस हिसाब से लड़का कहीं नहीं स्टेबल करता था, कहीं स्टैंड नहीं कर रहा था। तो अगर उमा ने ये सारी चीजें कही तो ये अपने आप में बिल्कुल सही थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, क्या इस समाज में सम्मान और अधिकार का एकमात्र हकदार पुरुष ही है? एकांकी के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। नहीं, ये सोच पूरी तरीके से गलत है। जब समाज दो लोगों से मिलकर बन रहा है, स्त्री और पुरुष, तो जाहिर सी बात है समाज में इन दोनों का समान दर्जा है, दोनों ही समान सम्मान के अधिकारी हैं, समाज समान रूप से अधिकारों के अधिकारी हैं, सब कुछ इनको समान रूप से मिलना चाहिए। नहीं, एकांकी में व्यक्त कुछ लोगों के विचार से मैं बिल्कुल असहमत हूं। अब ये कुछ लोग कौन है? गोपाल प्रसाद और शंकर। समाज में प्रत्येक प्राणी को विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। हमारे संविधान ने भी स्त्री पुरुष को बराबरी का अधिकार दिया है। आज की नारी शिक्षित एवं सशक्त हो, ऐसा हमारे समाज की आवश्यकता है। ये बहुत जरूरी है। आज देखिए, पहले आप आज से चले जाइए करीबन 30-40 साल पहले, अधिकतर लड़कियां हाउसवाइफ हुआ करती थी, लेकिन आज क्या है, वो वर्किंग वुमेन है, यानी कि घर के बाहर भी काम कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, दोनों काम कर रही हैं। तो ये किस कारण से हुआ? वो उनकी शिक्षा के कारण हुआ ना। समाज में उनको समान दर्जा दिया गया। यहाँ पर पुरुषों ने भी ये चीज समझी कि स्त्री समाज में और जीवन में समान भागीदारी होती है, ठीक है। आप कोई भी परिवार अकेले चला के, हम समाज तो अलग की बात है, आप एक परिवार में सिर्फ एक पुरुष रहे तो क्या वो परिवार बन सकता है? हम कह रहे हैं एक पिताजी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, माँ नहीं है, ठीक है, तो उस घर को चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। अगर एक घर सुचारू रूप से चलना है तो घर में माँ होगी, पिता होंगे, बच्चे होंगे, घर सुचारू रूप से चलेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से समाज में भी इन दोनों का समान अधिकार होना चाहिए, तभी समाज समान रूप से चल सकता है। अब ये पहले क्या होता था कि भाई घर की सारी चीजों की जिम्मेदारी स्त्री पर आ जाती थी, पुरुष जो है वो घर की बाहर की चीजों को देखता था, ठीक है। अब समान चीजें आ गई, क्या हुआ, दोनों बाहर काम भी करते हैं और दोनों घर के काम भी करते हैं, ठीक है। देखिए आप सुबह जो लोग ऑफिस जाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जो ऑफिस जाते हैं, वो सुबह सुबह अपना ऑफिस
निकल जाएंगे। शाम को जब दोनों घर आएंगे तो समान रूप से घर के कामों में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये होती है समानता, ठीक है ना। तो आपको ये समझना होगा कि परिवार जब नहीं चल सकता तो समाज भी बगैर स्त्री के समान अधिकारों के नहीं चल सकता है। आज की नारी शिक्षित एवं सशक्त हो, ऐसा हमारे समाज की आवश्यकता है। वर्तमान समाज पर दृष्टि डालें तो हमें यह जानकर खुशी होगी कि हमारे समाज में नारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से आगे ही नहीं, उनसे पीछे भी नहीं है। तो समझ में आया, बराबर है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आप नारी को जरूर देखें। किसी भी ऑफिस में चले जाइए, किसी भी संस्थान में चले जाइए, आप सब जगह नारियों को देखेंगे समान रूप से पुरुषों के तरीके से काम करते हुए। आज की नारी शिक्षित एवं सशक्त है। वह गृहस्थी के साथ साथ बाहरी क्षेत्र में भी अपनी प्रमुख भूमिका सक्षमता से निभा रही है, ठीक है। घर गृहस्थी भी चला रही है, बाहर जाकर काम भी कर रही है। चाहे वह आकाश हो या पाताल, हर जगह कार्य के लिए तत्पर है और सफल भी है। अंतरिक्ष में भी जा रही हैं और भूगर्भ वैज्ञानिक भी बन रही हैं। पाताल लोक में भी जाकर अगर कोई सर्वे करना है, सर्च करना है, तो उन टीम्स में भी स्त्रियां रहती हैं, आकाश में भी और पाताल में भी। तो समझ में आया कि ये एक मात ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष वर्चस्व, स्त्री को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। वे अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को जानती हैं और उनके प्रति सजग भी हैं। आज की नारी एकांकी में व्यक्त नारी से सर्वथा भिन्न है, ठीक है। आज की नारी, हम आज की नारी एकांकी में दिखाई गई नारी से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि उमा अपने के लिए स्ट्रगल कर रही है। समझ में आया, अपनी मतलब अपनी एक पोजीशन के लिए वो स्ट्रगल कर रही है, लेकिन आज की नारी अपनी वो पोजीशन बना चुकी है, डेवलपमेंट की तरफ है, ठीक है। और गोपाल प्रसाद जैसे लोगों का विचार धराशायी हो चुका है। जो गोपाल प्रसाद वाले लोग कहते थे ना कि लड़कियों ज्यादा पढ़ी होंगी, तो ऐसे लोग अब देखने को नहीं मिलते हैं। नारियां उनके जैसे लोगों को दरकिनार करते हुए काफी आगे निकल आई हैं और एक नए समाज के निर्माण की ओर सतत आगे बढ़ रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो समान रूप से हैं तो उन्होंने अपने आप को रोक दिया है, वो और भी आगे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है। प्रश्न संख्या 7 है, क्या सचमुच विवाह व्यापार यानी कि बिजनेस बनता जा रहा है? आप इसे कैसे रोकेंगे? देखिए, ये बात तो सही है। अगर घर में एक लड़की पैदा होती है तो पिता की चिंता हो जाती है कि भाई इसका दहेज इकट्ठा करो। दहेज एक कानूनी अपराध है, लेकिन तब भी चलता है, ठीक है। एक बिजनेस है कि भाई हम आपकी लड़की लेकर भी जा रहे हैं, साथ में आप पैसे भी दे रहे हो, सब कुछ है, तो ये अच्छा नहीं होता, ठीक है। अब इसे रोकने के उपाय आपको सोचने हैं, किस किस तरीके से आप ये कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, यह रोग हमारे समाज को अब भी बुरी तरीके से जकड़े हुए हैं, यानी कि विवाह एक बिजनेस के तरीके से होता है, ये अभी भी जकड़े हुए हैं। विवाह उच्च कोटि का व्यापार बन गया है। लोग अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार लड़की वाले से खुले आम दहेज के रूप में पैसे और विभिन्न तरह की विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग कर रहा है। सिंपल सी एक चीज है, वो मांगते हैं कि भाई इतना लाख पैसा दो, ये सामान दो, ये गाड़ी दो, ये सारी चीजें मुंह खोल के मांगी जाती हैं। लड़की सर्वगुण संपन्न है, परंतु अगर उसके माता पिता के पास पैसे नहीं है तो सब कुछ बेकार है। ये भी है कि भाई लड़की, आप अगर लड़की बहुत ही बेकार है, ठीक है, देखने में भी बेकार है, आप देखने की बात के हिसाब से करो, उसके गुणों की बात करो, अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसको पैसा दे दो, उसकी शादी अच्छे से अच्छे घर में हो जाएगी। और अगर लड़की के अंदर सब कुछ है और पिता के पास पैसे नहीं है तो उसकी शादी होने लाले पड़ जाते हैं। ये कंडीशन है। आज विवाह का पैमाना सौंदर्य, हैसियत तथा लेन देन की शक्ति है। उसी के आधार पर लड़कों का मोल भाव किया जाता है, यानी कि अब लड़की वालों के ऐसे थे, भाई लड़का भाई अच्छा है, सरकारी नौकरी में है, वो आईएएस है, आईपीएस है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, इस हिसाब से बोलियां लगती हैं, ठीक है। आप चले जाइए, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है। पैसे अधिक हैं तो कम गुण वाली लड़की भी अच्छी हैसियत पर चली जाएगी। समझ में आया, उसके पास अच्छे गुण भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर पैसा ज़्यादा है तो उसकी शादी अच्छे घर में हो जाएगी। इसे रोकने के लिए अनेक उपाय हैं। उनमें प्रमुख है लड़की को उच्च शिक्षा दिलाकर आत्मनिर्भर बनाना। आप लड़की को इतना अच्छा पढ़ा दीजिए कि उसकी अच्छी नौकरी लगे, सब कुछ हो, ताकि लड़के वाले खुद चाहें कि भाई इस लड़की से हमारी शादी हो जाए, हमें पैसा नहीं चाहिए।
जिससे वह किसी पर बोझ नहीं बने, उसकी अपनी आवश्यकता वह स्वयं पूरी कर सके। लड़कियों को ऐसी शिक्षा दिलाना जिससे वे स्वयं को साहसी बना सकें और इस कुरीति से लड़ते हुए समाज में छिपे क्रूर भेड़ियों को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। तो सबसे बेस में क्या आया? शिक्षा। जितनी अच्छी आप शिक्षा देते हैं, लड़की को आत्मनिर्भर बनाते हैं, वो उतना अच्छा होगा। क्योंकि इस तरह की लड़कियां जो है ना, ऐसे लोभी लोगों के मुंह पर करारा जवाब होती है। प्रश्न संख्या 8 है, लड़कियों का उच्च शिक्षित होना आज के युग में भी क्यों अभिशाप समझा जाता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए, लड़कियों को समाज में समान अधिकार तो प्राप्त हो गया है, ठीक है, ये चीज हम मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक अभिशाप अभी भी समाज में लगा है, और वो है लड़की का लड़के से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। ये एक अभिशाप, मतलब लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा हो, ज्यादा कमाता हो, ज्यादा उच्च पोस्ट पे हो, उसी के हिसाब से लड़की को देखा जाएगा। लड़की कमतर होनी चाहिए, कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ज्यादा ऊंची पोस्ट पे नहीं होनी चाहिए। मतलब आप बराबरी पे भी नहीं देखोगे, आप लड़की को नीचे रखोगे। ये एक समाज में अभी भी व्याप्त एक बहुत बड़ी जो है विडंबना है। हमारे समाज में आज भी लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने को अभिशाप समझना पुरुषवादी मानसिकता का जीवंत प्रमाण है, यानी कि उन्हें हायर एजुकेशन नहीं दी जाती है। कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा ये ब्रेक होना शुरू हुआ है, ये तो मैं मानती हूँ, ठीक है, कि आप देखेंगे लड़कियां पढ़ने के लिए विदेशों में भी जा रही हैं, इंडिया में भी रहकर हायर एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये हम थोड़ा समय पहले की बात कर सकते हैं, लेकिन आज जो है लड़कियों को दी जा रही है हायर एजुकेशन। यह वर्तमान समाज का पुरातन पंथी मानसिकता का हावी होने का परिचायक है, यानी कि पुरानी मानसिकता कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अभी भी हावी है। लोग यह सोचते हैं कि लड़कियां दूसरे घर की संपत्ति है। इस सोच ने समाज को लड़कियों के साथ भेदभाव करने को बढ़ावा दिया। एक ये सोच भी भाई बहुत करारा होता है। कहते हैं कि भाई तुमको तो मतलब ये सोच कर कि भाई लड़कियां तो जो है ब्याह कर दूसरे घर चली जाएंगी, इनके ऊपर इतना खर्च करने की जरूरत क्या है? लड़के के ऊपर खर्च करो, वो तो हमारे साथ ही रहेगा, वो तो कहीं नहीं जा रहा है। तो ये सोच भी कहीं ना कहीं जो है वो लड़कियों के ऊपर पैसा खर्च करना, उन्हें ज्यादा पढ़ाने से रोकती है। यही कारण है कि लोग लड़कियों पर अनावश्यक अंकुश लगाते हैं। उन्हें शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। मतलब पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, लेकिन हायर एजुकेशन नहीं देते कि भाई इतना हम क्यों खर्च करें। दहेज प्रथा ने इसे और बढ़ावा दिया है, इसे और ज्यादा बढ़ा दिया है। उच्च शिक्षा प्राप्त लड़की के लिए उससे ज्यादा शिक्षित लड़का चाहिए, यह सोच प्रायः पिता की होती है। ये भी एक चीज है कि भाई लड़की अगर ज्यादा पढ़ी होगी तो फिर लड़का उससे ज्यादा पढ़ा लिखा ढूंढना पड़ेगा, जो बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो ये एक मतलब लड़का ज्यादा ही होना चाहिए, ये एक सोच जो है अभी भी हावी है, जो गलत है। जरूरी नहीं कि डॉक्टर पुत्री को डॉक्टर पिता पति मिले, जरूरी यह है कि उसे खुशी से अपना जीवन गुजारने का मौका मिले। ये सोच है कि भाई ये नहीं कि लड़की अगर डॉक्टर है तो लड़का भी डॉक्टर हो, अरे लड़का इंजीनियर भी चलेगा, लेकिन ये देखो कि वो दोनों क्या एक साथ खुश होकर अपने जीवन को बिता सकते हैं। ये प्रायोरिटी पहले होनी चाहिए। तो ये सोच कहीं ना कहीं लड़कियों को हायर एजुकेशन देने में रोकती है कि भाई अगर हमने लड़की को इतना ज़्यादा पढ़ा दिया तो उन्हें इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का आगे नहीं मिलेगा। परंतु ऐसी मानसिकता से ग्रसित पिता अपनी पुत्रियों की शिक्षा दीक्षा एक सीमा के बाद सिर्फ इसलिए रोक देते हैं कि उनके विवाह में परेशानी होगी। यह बीमार मानसिकता का परिचायक है। तो समझ में आया ना कि भाई ठीक है, तुमने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, बस ठीक है, अब इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा पढ़ोगी तो लड़का भी उतना पढ़ा लिखा ढूंढना पड़ेगा, जो अपने आप में एक बहुत ही गलत सोच है। प्रश्न संख्या 9 है, लड़की की माता तथा लड़कियों की उच्च शिक्षा का विरोध करना, है ना, लड़की की माता का लड़कियों की उच्च शिक्षा का विरोध करना स्त्रियों की पुरानी पीढ़ी की सोच को प्रकट करता है। आधुनिक समय में ये कहाँ तक तर्कसंगत है? देखिए, कहते हैं ना कि जो है लड़की की जो माता थी, उमा की जो माँ थी, वो कहीं ना कहीं कहती है, मैं पहले कहती थी कि भाई लड़की को इतना मत पढ़ाओ, और पढ़ा लिया है तो नकड़ के जेलो। तो कहीं ना कहीं वो ये देख रही थी, हम लोगों ने इस चीज़ से ये पता किया कि उनकी माँ खुद नहीं चाहती थी कि लड़की ज़्यादा पढ़े। तो ये चीज़ सोच निकल कर सामने आई है। देखिए क्या है,
प्रश्न में व्यक्त सोच आधुनिक समय में तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, जो उसमें दिखाया गया है कि उमा की माता नहीं चाहती थी कि लड़की को ज्यादा पढ़ाओ, आज के समय में यह तर्कसंगत नहीं है। स्त्रियों की शिक्षा वर्तमान समाज की आवश्यकता है। बहुत जरूरी है कि स्त्रियां पढ़ें। एक अच्छे, सुशिक्षित एवं स्वस्थ समाज की रचना के लिए स्त्री शिक्षा अनिवार्य है। याद रखिए, एक स्त्री पढ़ी होती है तो वो एक पूरा घर उस पर डिपेंड होता है। वो जितने अच्छे संस्कार में शिक्षित है तो चीजों को अच्छे से हैंडल भी कर पाएगी, तो पूरी तरीके से एक समाज भी आगे अग्रसर होता है। स्त्री शिक्षा के बिना समाज का उत्थान संभव नहीं है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में आज महिलाएं कार्य करते हुए दिखाई देती हैं। बिल्कुल सही है। महिलाओं को केवल गृहस्थी के दायरे में बांधना समाज के लिए उचित नहीं है। ये कुछ पहले मानसिकता थी कि महिलाओं को सिर्फ घर के अंदर घर का काम काज होना चाहिए, बच्चे पैदा करना चाहिए। वो मानसिकता सर्वथा गलत थी। ठीक है, उस अंदर दायरे में बांध देना गलत है। स्त्री की किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। उन्हें मौका मिले तो वह दुनिया के प्रत्येक कठिन से कठिनतर कार्य भी आसानी से करने में सक्षम हैं। मतलब स्त्रियों को मौका मिले तो वो सारे कार्य कर सकती है। अभी देखिए, रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा कि बॉर्डर सुरक्षा के लिए भी लड़कियों को अब तैनात किए जाने लगा है। ठीक है, पहले ये बहुत ही डेंजरस चीज मानी जाती थी, लेकिन वहां पर वेल ट्रेन्ड जो लड़कियां हैं उनको अब पोस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हर एक क्षेत्र में धीरे धीरे स्त्रियां निकल कर आ रही हैं। अब देखिए जेट्स उड़ा रही हैं, है ना, फाइटर जेट्स लड़कियां उड़ाती हैं, सब कुछ है। आप कहीं पे भी चले जाइए, सब जगह है। झूठ के बल पर रिश्ता तय करने में क्या हानियां हो सकती हैं? अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे कि झूठ के बल पे रिश्ता तैयार किया जा रहा था। यहाँ पर जो उमा थी वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसे कम पढ़ा लिखा दिखाया जा रहा था। ठीक है, उसे बताया जाता कि सिर्फ वो हाई स्कूल पास है। तो ये एक झूठ था। इस झूठ पे ये रिश्ता तय किया जा रहा था। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर ये रिश्ता हो जाता तो राम प्रसाद खुश थे, उमा की शादी हो जाती, वो वहाँ चली जाती गोपाल प्रसाद के यहाँ, ठीक से रहती। लेकिन ये राज ज़्यादा दिन तो राज रहता नहीं, ये खुल जाता। जब खुल जाता तब कितना गलत होता। तब वो सारी चीज़ों का ब्लेम उस लड़की पर, ससुराल वाले उस लड़की पर लगाते कि भाई तुमने तो झूठ के बेसिस पे पूरे इस रिश्ते की नींव खड़ी करी है, आगे तुम क्या चीज़ें सच करो क्या करो झूठ। तो एक तरीके से इंसान का विश्वास जो है वो घात हो जाता है। तो कोई भी रिश्ता, किसी तरह का रिश्ता भी झूठ पर खड़ा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। झूठ और फरेब कभी भी किसी परिस्थिति में उचित नहीं होता है। और जहां संपूर्ण जीवन का प्रश्न हो वहां ऐसे निर्णय लेना अत्यंत खतरनाक होता है। अब शादी विवाह जैसा जो संबंधन बनता है, संबंध स्थापित होता है, अगर उसे ही झूठ पर टिका दिया जाए तो वो अपने आप में बहुत गलत है। झूठ और फरेब की नींव पर खड़ा रिश्ता कभी भी सफलता के शिखर को नहीं छू सकता, कभी नहीं छू सकता। क्योंकि वो जाहिर सी बात है, जिस दिन वो झूठ टूटेगा एक दूसरे पर का विश्वास हमारा उठ जाएगा। क्योंकि पल पल सत्य उजागर होने का भय उसे सताता रहेगा। हर समय उसे डर लगेगा, अरे आज मेरा झूठ खुल जाएगा, आज मेरा झूठ खुल जाएगा। कभी सुख की अनुभूति नहीं होगी, जिंदगी बोझ बन जाएगी। एक झूठ को छिपाने के लिए अपनों से ही अनेक को झूठ बोलने पड़ेंगे। आपने जिस झूठ को लेकर उस रिश्ते को शुरू किया था, उस झूठ को छिपाने के लिए ना जाने कितने झूठ आपको वहां पर बोलने पड़ेंगे, जो कल्पना के परे हैं। अतः हमें समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक चीज में पारदर्शिता रखते हुए किसी से रिश्ता तय करना चाहिए, ताकि भविष्य शांतिपूर्ण एवं सुखमय हो सके। तो हर रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी होता है। ट्रांसपेरेंसी का मीन्स होता है कि जो चीजें जैसी हैं उन्हें एक्चुअल रूप में ही बताइए। किसी तरह का आप चीज़ों को छुपाइए नहीं, किसी तरह का झूठ नहीं बोलिए। ये चाहे दोस्ती हो, चाहे विवाह संबंध हो, कोई भी संबंध हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी चीज़ को छिपाना चाहिए। नहीं तो ये रिश्ता आगे जाकर टूटने की कगार पे रहता है और आप जब जितने दिन भी उस रिश्ते में रहेंगे खुश होकर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपके उस झूठ खुलने का डर आपको कहीं ना कहीं सताता रहेगा। प्रश्न संख्या 11 है, वर्तमान परिवेश में रीढ़ की हड्डी कहाँ तक प्रासंगिकता है? अब ये जो हमने एकांकी पढ़ी रीढ़ की हड्डी कि किस तरीके से उमा जो है
वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ती है, ये चीज़ दिखाई थी। क्या आज के समय में भी ये चीज़ इतनी ही प्रासंगिकता रखती है? वर्तमान परिवेश में जहां आज भी दहेज रूपी दानव मुंह बाए खड़ा है, वहां यह पाठ अत्यंत प्रासंगिक है। बात सही है। दहेज, ठीक है, दहेज है। अब ये चीजें, अगर लड़की अपने आप में सक्षम है तो वो दहेज के लिए पहले मना करेगी। भाई अगर आपको शादी करनी है तो आप मेरे से करो ना, ये धन दौलत इतना दहेज लेने का क्या तुक है? अगर भाई आप शादी कर रहे हो, मुझे तो लेकर जा ही रहे हो, मेरे को लेकर जा रहे हो ना, फिर उसके ऊपर इतना धन दौलत सारी चीजों को लेकर जाने की क्या आवश्यकता है ना? पाठ में वर्णित वातावरण से अभी भी हमारे समाज के अधिकतर लोग बाहर नहीं आए हैं। आज भी लोग लड़कियों के साथ भेदभाव करते हैं। हम ये नहीं कह रहे पूरी तरीके से चीजें बदली हैं, काफी हद तक बदली है, लेकिन अभी भी एक समाज का पोर्शन है जो अभी भी गोपाल प्रसाद जैसे लोग, शंकर जैसे लोग मौजूद हैं। लड़कियों का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा तथा उनके जीवन की अन्य परिस्थितियां दोयम दर्जे की हैं, मतलब उन्हें भी अभी फर्स्ट क्लास नहीं दिया। अगर मान लीजिए घर में एक लड़का है एक लड़की है, तो लड़के को हर चीज़ की प्रायोरिटी पहले रखी जाएगी, सारा सामान उसे अवेलेबल कराया जाएगा, उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाएगी, लेकिन लड़की को नहीं किया जाएगा। हम ये हर घर की बात नहीं कर रहे, कुछ घरों में ऐसा होता है, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं कि भाई वहाँ पर लड़की और लड़के दोनों समान हैं। अगर भाई लड़की को 2 सामान लाके दिया जा रहा है तो लड़के को भी दिया जा रहा है, लड़के को अगर बाहर ट्रिप पे भेजा जा रहा है तो लड़की भी बाहर ट्रिप पे जा रही है, तो मतलब वो एक समान चीज़ है। अगर ये आप चाह रहे हो कि लड़की बाहर ट्रिप पे ना जाए तो लड़के को भी रोक दिया जाता है कि नहीं, तुम भी ट्रिप पर नहीं जाओगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये अब बहुत सारे घरों ने समझा है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी नहीं समझते हैं इस चीज़ को। आज भी बहुत से लोग स्त्री शिक्षा के विरोध करने वाले मिल जाएंगे, कारण चाहे जो भी हो, मतलब वो नहीं चाहते कि लड़कियां ज्यादा पढ़ें। आज भी लड़कियों को विवाह के पूर्व पाठ में वर्णित उमा जैसे दंश झेलने पड़ते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं कि उनको आज भी घर लड़के वाले आ रहे हैं, 10-15 लोग लड़की देखने जा रहे हैं। ये चीज आज भी बहुत सारी जगहों पर फॉलो होता है। लोग वस्तु की तरह उसे देखते हैं, उन्हें पसंद और नापसंद करते हैं तथा उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें किसी को भी अपनाने को मजबूर करते हैं। मान लीजिए लड़के वाले देखने आए, लड़की को पसंद कर लिया, मगर लड़की लड़के को पसंद नहीं करती है, लेकिन उस पर प्रेशर किया जाता है, अरे नहीं लड़के ने पसंद कर लिया तुम जाओ। यहाँ पर उसकी मर्जी नहीं है तो भी उसे जबरदस्ती उस लड़के के पल्ले बांध दिया जाता है। हम आज 21वीं सदी में 18वीं सदी की मानसिकता का बोझ लिए घूम रहे हैं, जिसकी आज आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बहुत जरूरी है अभी भी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि समाज में परिवर्तन नहीं हुआ है, समाज में परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पर ऐसी ही चीजें, जैसा कि हमने इस पाठ में देखा है, वैसी चीजें झेलने को मिल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल प्रसाद शादी को एक बिजनेस मानते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? क्योंकि उनका यहाँ पर ये है कि भाई हम लड़की देखेंगे, अच्छी है, सही है तो हम लेंगे, तो नहीं लेंगे, और हम भाई लेंगे तो भाई उसमें हमको कुछ दान दक्षिणा पैसा मिलना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। तो ये उनका मानना है कि भाई ये जो बन रहे हैं ये इस तरीके से। गोपाल प्रसाद एक लड़के के पिता हैं और उनमें एक झूठी शान है। वह शादी के नाम पर जिस बिजनेस की बातचीत करना चाहते हैं वह लड़की वालों से दहेज मांगता है। ठीक है, तो बिजनेस क्या है? दहेज, पैसा। भाई बिजनेस क्यों होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस तो यही हुआ ना कि भाई ये काम करने में मुझे कितना प्रॉफिट है या ये काम करेंगे तो मुझे कितना लॉस है। बिजनेस का मतलब ही यही होता है। तो गोपाल प्रसाद यहाँ लड़की को देख रहे हैं और लड़की पसंद आई तो फिर आगे बिजनेस की बात करेंगे कि भाई हम आपकी लड़की ले रहे हैं, आप हमें कितना देंगे दहेज, क्या देंगे क्या नहीं देंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी। हमारे देश में दहेज लेना या देना कानूनी नहीं, एक सामाजिक अपराध भी है। इस कुरीति का सर्वत्र विरोध होना चाहिए, क्योंकि दहेज लेना देना दोनों अपराध ही नहीं, मानवता पर कलंक भी है। क्योंकि उस लड़की के पिता के ऊपर इतना बोझ होता है कि वो जो है उस बोझ से उबरना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। दहेज लेना और देना दोनों ही चीज़ें बहुत ही गलत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 14 है। उमा को चश्मा पहने देख गोपाल प्रसाद और शंकर क्यों चौंक जाते हैं? अब गोपाल प्रसाद जब लड़की को देखने आ रहे थे उससे पहले ही वो ये चीज़ कह चुके थे कि हमें लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। ये चीज़ उन्होंने कही थी,
कही थी ना। अब जब वो आती है उमा तो उसकी आंखों में चश्मा होता है, तो वो इसलिए चौंक जाते हैं, उन्हें लगता है कि भाई लड़की ज्यादा पढ़ती लिखती रही हो, इसलिए इसकी आंखों में चश्मा लग गया, ठीक है ना। तो इसलिए ये दोनों चौंक जाते हैं कि भाई हमारी जो एक पहली शर्त थी कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, ये उसी पर बात है। अब इस पे जो क्या कहते हैं उमा के पिता हैं, वो सफाई देते हैं कि नहीं भाई सिलाई कढ़ाई के चलते उसकी आंखों पे चश्मा लग गया था, ये बात उन्होंने कही थी। उमा को चश्मा पहने देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें संदेह होता है कि लड़की के पढ़ने से आंखों में खराब हुई है, यानी कि बहुत ज्यादा उसने पढ़ा है जिसकी वजह से उसकी आंखों में कमजोर हुई है। उनके लिए लड़की का पढ़ना पाप के समान है, यानी कि लड़की को ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। वे उमा को प्रत्येक दृष्टिकोण से परख लेना चाहते हैं, यानी कि वो अच्छी तरीके देखना चाहते हैं कि भाई हमने जो चीजें रखी हैं वो सही हैं या नहीं, कि कहीं वो पढ़ी तो नहीं है। कोई ज़्यादा पढ़ने का सामान्य तौर पर आंखें खराब हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़, भाई उनको ही लगा कि भाई चश्मा लगा है तो मेरे हम लोग के ख्याल से लड़की ज़्यादा पढ़ी, तो फिर अब वो ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिससे ये चीज़ सामने आए कि भाई लड़की पढ़ी है कि ज़्यादा नहीं पढ़ी है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्त्री शिक्षा को प्रत्येक स्तर पर बढ़ावा देना चाहिए और ऐसे लोगों की सोच पर जो है प्रहार करना चाहिए जिनको ये है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। ऐसी लड़कियों को करारा जवाब देना चाहिए कि नहीं, लड़कियों का पढ़ना समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, ये आगे बढ़ना चाहिए। सॉरी। प्रश्न संख्या 15 है, क्या औरतों की दुनिया घर गृहस्थी तक सीमित है? अपना विचार व्यक्त करिए। बिल्कुल भी नहीं। हमारा मानना ये पूरी तरीके से गलत है कि घर गृहस्थी, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा, घर संभालना, बच्चे पैदा न करना, बच्चे पालना, ये खाली एक लड़की की जिम्मेवारी नहीं होती है। लड़की जब पढ़ती है लिखती है तो समाज में वो आगे बढ़ सकती है, वो हर क्षेत्र में काम कर सकती है और हम ऐसा देख भी रहे हैं। और घर गृहस्थी का काम सिर्फ एक लड़की का है ये कहना गलत है, क्योंकि उस घर में एक पुरुष भी रह रहा है। अगर एक स्त्री काम पे जा रही है, एक पुरुष भी काम पे जा रहा है, तो घर के कामों में उन दोनों की भागीदारी होना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है कि दोनों जो है वो समान रूप से घर के काम भी करें और बाहर का भी करें। तो ये सारी चीजें खाली एक स्त्री की जिम्मेवारी नहीं होती है। समय बदल गया है, औरतें प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और परिश्रम के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती जा रही हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर क्षेत्र में लड़कियां हैं। उन्हें गृहस्थी की चारदीवारी तक सीमित करने का अर्थ होगा समाज और देश का विकास अवरुद्ध करना। यानी कि उन्हें कहें कि नहीं, तुमने पढ़ तो लिया है, ठीक है, बाहर जाने काम करने की जरूरत नहीं है, घर में रहो, घर संभालो, तो ये उनके आगे प्रगति को, उनके आगे बढ़ावे को हम रोक रहे हैं। इसीलिए उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के बराबर के अवसर दिए जाने चाहिए। स्त्री शिक्षा परिवार, समाज तथा देश की तरक्की की सीढ़ी है। किसकी सीढ़ी है? स्त्री शिक्षा परिवार, समाज और देश की तरक्की की सीढ़ी है कि किस तरीके से व्यक्ति आगे बढ़ता है, इस चीज की ये सीढ़ी है। बहुत जरूरी है ये चीज कि स्त्रियों का पढ़ा लिखा होना चाहिए और वो घर के बाहर जाकर काम करे, उन्हें घर के दायरे में सीमित नहीं रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 16 है, जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं। उमा के इस कथन में क्या व्यंग छुपा है? अब शंकर की अगर हम शारीरिक रचना के तौर पे देखें तो वो इस तरीके से झुक कर रहता है, तो यानी कि उसकी जो बैकबोन है वो थोड़ी सी बेंड है। ये तो एक शारीरिक संरचना हो गई। दूसरी चीज, शंकर जो है वो शहर में लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करता हुआ पकड़ा गया था और वहां की वार्डन से जो है वो गिड़गिड़ाकर माफी मांगकर वहां से छूट पाया था। ये बात उमा जानती थी। अब शंकर जब यहाँ इसके घर आया उसे देखने के लिए, तो उमा शंकर को देखते ही पहचान गई। और यहाँ शंकर जो है भाई एक बड़े अच्छे लड़के के स्वरूप में आया था और उनकी मांग ऐसी थी कि भाई सामने वाला बहुत बेकार है, तो उमा ने सीधे सीधे यहाँ पर उसके करेक्टर पर व्यंग किया था कि उसके रीढ़ की हड्डी, खुद उसका करेक्टर लूज है लेकिन वो ढूंढने एक ऐसी लड़की निकला है कि जो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से शंकर के ऊपर किया गया व्यंग था। शंकर एक ढुलमुल तरह चरित्रहीन लड़का था, यानी कि जिसे हम करेक्टरलेस कहते हैं।
वह अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकता था क्योंकि सारी चीजें उसके पिता ही डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि वह अपने पिता पर आश्रित था। वह दिन भर लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करने जैसा कायरता भरा कार्य भी करता था। उसमें कई अवगुण भरे हैं, लेकिन वह सर्वगुण संपन्न लड़की से शादी करना चाहता है। मतलब तुम्हारे अंदर हजारों लाखों अवगुण हैं, लेकिन तुम्हें शादी कैसे करनी है? एक ऐसी लड़की से जिसके अंदर बहुत सारे गुण हो। तो यहाँ पर सीधे का मतलब क्या हो गया कि तुम एक चरित्रहीन और बिल्कुल भी बेकार लड़के रहो और तुम्हें चाहिए लड़की। तो एक तरीके से रीढ़ की हड्डी जो होता है, कहने का मतलब है जो अपने किए गए डिसीजन पर स्टिक रहे। रीढ़ की हड्डी का मतलब ये होता है एकदम सीधा रहे, तना रहे। भाई हमारी बैकबोन हमें क्या करती है? हमारी बॉडी को सीधा रखती है। तो यहाँ पर इसी चीज को व्यंग के तौर पे लिया जाता है कि तुम जो फैसले कर रहे हो उस पर तुम पूरी तरीके से टिके हो या नहीं। ठीक। प्रश्न संख्या 17 है, गोपाल प्रसाद का विवाह को बिजनेस मानते हैं। क्या मानते हैं? बिजनेस मानते हैं। और राम स्वरूप का अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपानी ये कहाँ तक उचित है? अपने विचार लिखिए। ठीक है। अब दो चीजें इसमें पूछी गई। पहली चीज, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। ठीक है। दूसरा, राम स्वरूप का अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपानी कहाँ तक उचित है? ये दोनों ही अनुचित है अपनी जगह। पहली चीज, जब आप एक रिश्ता बनाने जा रहे हैं तो रिश्ते को अगर आप बिजनेस का मतलब देते हैं, क्या नफा क्या नुकसान देखकर करते हैं, तो ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रह सकते। ठीक है। रिश्ते हमेशा हमारी भावनात्मक चीजों पर टिके होने चाहिए, सच पर टिके होने चाहिए। यहाँ पर बेस में पहला झूठ ये कि राम प्रसाद यानी कि जो लड़की उमा के पिताजी हैं, उन्होंने ये बात छिपाई कि लड़की पढ़ी लिखी है। उनको कम पढ़ी लिखी चाहिए थी, तो उन्होंने ये चीज कहा कि भाई लड़की पढ़ी लिखी नहीं। तो एक तरीके से दोनों की ही सोच अपनी जगह गलत थी। एक लड़के के पिता का जो है वो विवाह को बिजनेस मानना और दूसरा लड़की के पिता को का झूठ बोलना, ये दोनों ही जगह चीजें अपनी जगह गलत है और अनुचित है। आधुनिक विचारों के हिमायती तथा शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखने वाले राम स्वरूप ने बेटी की को उच्च शिक्षा दिलाई। ठीक है। वो मानते थे कि भाई लड़की को आगे पढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपनी लड़की को अच्छी शिक्षा दिलाई कि उच्च शिक्षा प्राप्त उनकी बेटी का विवाह अत्यंत आसानी से हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि भाई हमारी लड़की ज्यादा पढ़ लिख जाएगी तो शादी भी अच्छे से घर में हो जाएगी। पर वास्तविकता कुछ और ही निकली। उनकी बेटी की उच्च शिक्षा के कारण ही उन्हें योग्य वर मिलना मुश्किल हो रहा था। लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी थी तो लड़का भी नहीं मिल रहा था। उन्होंने अंततः सोचा कि लड़की को कम पढ़ी लिखी बताने पर विवाह आसानी से हो जाएगा। जबकि गोपाल प्रसाद वकील होकर भी रूढ़िवादी विचार वाले व्यक्ति हैं। उनका मानना है कि उच्च शिक्षित लड़की घर के लिए अच्छी नहीं होती है। उच्च शिक्षा लड़कों को ही मिलनी चाहिए। वे शादी विवाह को बिजनेस मानते हैं। तो यहाँ पर राम स्वरूप की जो अपनी विचारधारा थी पहले तो सही थी, लेकिन जब लड़की का विवाह में अवरुद्ध हुआ तो उन्होंने फिर एक झूठ का सहारा लिया जो अपनी जगह गलत था। और दूसरा, गोपाल प्रसाद जिनकी ये मानसिकता थी कि लड़की को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, वो जो है इसको एक बिजनेस मानते थे। तो दोनों ही, गोपाल प्रसाद तो सिरे से गलत थे और राम स्वरूप मजबूरी वश जो है वो गलत उनको करना पड़ रहा था। उनका मानना था कि ऊंची हैसियत वालों की कम पढ़ी लिखी बेटी से अपने बेटे का विवाह कर अधिक दहेज पाया जा सकता है, क्योंकि लड़की अगर ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो हम ज्यादा दहेज नहीं ले पाएंगे, और जिनके पास पैसे ज्यादा हों, लड़की कम पढ़ी लिखी हो तो उनसे ज्यादा दहेज लिया जा सकता है। इसीलिए ये क्या कह रहे थे? विवाह को बिजनेस कह रहे थे। मेरी समझ में दोनों अपराधी हैं। झूठ बोलना अपराध है। अगर कोई किसी कारण मजबूरी से चोरी करता है तो क्या वह चोरी नहीं कहलाएगा? वह अपराधी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है गोपाल प्रसाद जितने ज्यादा गलत थे उतने ही रामस्वरूप गलत थे, क्योंकि उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है, क्या वर्तमान समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य पे अपना विचार व्यक्त कीजिए। बिल्कुल, उमा जैसी लड़की का होना हर क्षेत्र में, हर घर में जरूरी है, जो अपनी बात को बिना डरे ये पूरी तरीके से स्पष्टता से कह सके, उसके आत्मसम्मान पे लगने वाली चोट को वो बिल्कुल बर्दाश्त ना कर सके, ऐसी लड़की हर क्षेत्र में होना सख्त जरूरी है। तो देखिए क्या है, निसंदेह समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है।
उमा चरित्रवान एवं समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराओं के विरुद्ध आवाज उठाने वाली लड़की है। अगर उसे लग रहा है कि ये गलत है तो उसने आवाज उठाई है, जो अपनी जगह बिल्कुल सही है। वह स्त्रियों की चेतना तथा स्वतंत्रता के बारे में सोचती है कि ठीक है, लड़कियां पढ़ती हैं, पढ़ रही हैं, वो स्वतंत्र हैं अपने बारे में फैसला करने सोचने के लिए। वह लड़के और लड़कियों में भेद करने वालों, उनकी शिक्षा में भेद करने वालों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती। उसे गोपाल प्रसाद और शंकर को पूरी तरीके से जो है उनकी हैसियत याद दिला दी कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी जो विचारधारा है वो पूरी तरीके से गलत है। वह साहसी भी है। उसके पिता राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से उमा की शिक्षा की बात छिपा जाते हैं, परंतु गोपाल प्रसाद के पूछने पर वह अपनी शिक्षा के बारे में दृढ़ता से बता देती है। राम पिता ने जरूर छिपाया, लेकिन उमा ने उस चीज को खुल के सामने रख दिया, क्योंकि वो ये जानती थी कि किसी भी रिश्ते की नींव झूठ पर रखना गलत है, और खास तर से ऐसे लोगों के सामने जो इतनी ज्यादा रूढ़िवादी हैं, तो उनको तो स्वच्छंद रूप से सारी चीजों को बता दो। इसके विपरीत शंकर स्वयं तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, परंतु वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी हो। यह भी एक देखिए क्या है, शंकर को उसकी औकात दिलाने, याद दिलाने में उसने पूरी तरीके से ध्यान रखा कि तुम अच्छा पढ़ लिख रहे हो, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, डॉक्टरी कर रहे हो, मगर तुम्हें लड़की जो है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते। तुम्हारी अपनी सोच क्या है उससे मतलब नहीं है, तुम अपने पिता की सोच पर ही चल रहे हो। ठीक है, तुमने ये नहीं सोचा कि भाई, एक ये सोच होती है ना कि भाई चलो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं अच्छा कमाऊंगा, मेरी वाइफ भी पढ़ी लिखी होगी तो वो भी अच्छा कमाएगी, घर अच्छे से संभालेगी, सारी चीजें अच्छे से चलेंगी। लेकिन नहीं, उसकी सोच भी बिल्कुल उसी जो है वो पुरुष प्रधान रूढ़िवादी मानसिकता से ग्रस्त है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। उसका चरित्र भी दुर्बल है, वह अपने अध्ययन के प्रति लापरवाह है। ठीक है, तो जब वो पढ़ता है तो चरित्रहीन है, लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमता रहता है, अध्ययन भी जो है वो जो है बहुत ध्यान लगाकर नहीं करता। तो इस तरीके से उमा ने जो किया, दोनों लोगों को जिस तरीके से उनके बारे में बताया कि भाई आपकी सोच, आपकी विचारधारा गलत है, ऐसी लड़कियों का इस समाज में होना बहुत जरूरी है। प्रश्न संख्या 19 है, उमा का गोपाल प्रसाद के प्रति व्यवहार कितना उचित है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। गोपाल प्रसाद जिस सोच के साथ लड़की को देखने आया था, उसकी जो मानसिकता थी, उसके साथ उमा ने जो व्यवहार किया वो किसी भी हद में गलत नहीं था, वो इसी व्यवहार के काबिल था। तो देखिए क्या है, गोपाल प्रसाद समाज के उन लोगों का प्रतीक है जिनकी सोच समाज के लिए हितकर नहीं है। ठीक है, पहली चीज विवाह को जो है वो बिजनेस मानना, दूसरा लड़की का कम पढ़ा लिखा होना, दूसरा लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करना, यानी कि एक वस्तु की तरह उसको देखना और परखना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसकी बहुत लचर मानसिकता का प्रतीक है, और ऐसे लोग समाज के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनके विचार में यदि नारी पढ़ लिख गई तो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाएगी, वह अपना भला बुरा समझने लगेगी तथा पुरुष के गलत कार्यों का विरोध करने लगेगी, यानी कि एक तरीके से पुरुष को सही गलत की सोच देने लगेगी। गोपाल प्रसाद शिक्षा को सिर्फ लड़कों के लिए ही उपयुक्त मानते हैं कि भाई लड़के बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, उनको शिक्षा होनी चाहिए, लड़कियों को तो घर में रहना है, उनको ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है, ये गोपाल प्रसाद की सोच है। अतः उमा द्वारा गोपाल प्रसाद के साथ किया गया व्यवहार बिल्कुल उचित है, क्योंकि स्त्री और पुरुष समाज के अंग हैं और दोनों बराबर हैं। भाई अगर एक समाज को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष की बराबर साझेदारी जरूरी है, तो फिर समाज के हर कार्य क्षेत्र में उनकी बराबर साझेदारी होनी जरूरी है। भाई पढ़ाओ भी बराबर, काम भी बराबर करें, सब कुछ करें। लेकिन गोपाल प्रसाद की सोच पर उमा ने जो उसको जवाब दिया वो अपनी जगह बिल्कुल सही था। प्रश्न संख्या 20 है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। बिल्कुल हम मानते हैं कि दोनों समान रूप से जो हैं वो अपराधी हैं। देखिए, पहली चीज अगर हम गोपाल प्रसाद की बात करें तो गोपाल प्रसाद की सोच अपनी जगह गलत है। ठीक है, लड़की का कम पढ़ा लिखा होना, विवाह को बिजनेस मानना, विवाह यहाँ पर नए रिश्तों की को स्थापित करने का काम होता है। अगर इसे हम नफा नुकसान देखकर चलेंगे तो ये गलत है।
दूसरी जगह किसी भी रिश्ते की नींव को सच पर रखना चाहिए, क्योंकि वो झूठ हमें उस रिश्ते को ईमानदारी से निभाने से रोकता है। हम उस झूठ को छिपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलते चले जाएंगे, हमेशा डरे रहेंगे, खुल के उस रिश्ते में जी नहीं पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। तो दोनों ही समान रूप से जो है अपराधी हैं। आधुनिक विचारों के हिमायती तथा शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखने वाले रामस्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई कि उच्च शिक्षा प्राप्त उनकी बेटी का विवाह अत्यंत आसानी से हो जाएगा, पर वास्तविकता कुछ और ही निकली। उनकी बेटी की उच्च शिक्षा के कारण ही उन्हें योग्य वर मिलना मुश्किल हो गया। उन्होंने अंततः सोचा कि लड़की को कम पढ़ा लिखी बताने पर विवाह आसानी से हो जाएगा, जबकि गोपाल प्रसाद वकील होकर भी रूढ़ी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, यानी कि उनकी वो मानसिकता कहीं ना कहीं ग्रस्त थी। उनका मानना है कि उच्च शिक्षित लड़की घर के लिए अच्छी नहीं होती। उच्च शिक्षा लड़कों को ही मिलनी चाहिए, वे शादी विवाह को बिजनेस मानते हैं, जो अपने आप में बहुत ही सरासर गलत है। भाई अगर आप क्यों बिजनेस इस चीज को मान रहे हो, है ना भाई, ये तो हम नए रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हैं ना। इसमें आप देख रहे हो कि भाई ये रिश्ता करने से मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, तब तो ये रिश्ता नहीं हुआ ना, ये तो बिजनेस हो गया। उनका मानना है कि ऊंची हैसियत वालों की कम पढ़ी लिखी बेटी से अपने बेटे का विवाह कर अधिक दहेज पाया जा सकता है। मेरी समझ में ये दोनों अपराधी हैं। झूठ बोलना अपराध है। अगर कोई किसी कारण मजबूरी से चोरी करता है तो क्या वह चोर नहीं कहलाएगा? वह अपराधी नहीं होगा। बिल्कुल, वो बराबर अपराधी होगा। अगर वो ऐसा सोचता है तो अपने आप में गलत है। तो आप देख रहे हो ना किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, कैसे घुमा फिरा कर चीजों को पूछा जा रहा है। इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या आपके पास आ गया 21। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहां तक तर्कसंगत है? देखिए, ऐसा होता है कि जैसे जैसे चीजें बदलती हैं, कहते हैं ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता है। अब जैसे हम लोग जिस पीढ़ी में हैं और आपकी पीढ़ी, मतलब ऐसे मान लीजिए आप और आपकी मम्मी और आपकी मम्मी और आपके दादा दादी, इन सब में एक एक पीढ़ी का अंतराल है। तो अगर दादा दादी के समय की बात करें तो मम्मी पापा का समय काफी मॉडर्न था। मम्मी पापा के समय की बात में करें तो आपका समय बहुत मॉडर्न है। चीजें बदली हैं, चाहे सॉन्ग्स हों, चाहे खाना पीना हो, रहन सहन हो, बात करने का तरीका हो, व्यवहार हो, बहुत सारी चीजों में चेंज आता है, बहुत सारी चीजों में आता है। तो ये सारी चीजें अगर हम बोलें कि एक समय से दूसरे समय को हम कंपेयर करें तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं सही नहीं होता, क्योंकि जो चीजें पहली थी वो धीरे धीरे डेवलप करेंगी, आगे बदल जाएंगी, है ना। चलिए देखिए इसको कैसे लिखेंगे। बीते हुए समय को ज्यादा अच्छा बताना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, क्योंकि जो चीजें पहले थी आज बदल चुकी हैं, और परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लेना इतना आसान नहीं होता। पहली चीज ये है, मान लीजिए कि पिताजी के समय में जो गाने चलते थे, आज के समय के जमाने के गाने उन्हें अच्छे ही नहीं लगेंगे। भले आपको अच्छे लगेंगे क्योंकि आप उस जनरेशन में हो, आपके लिए वो नई चीजें आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन वो अगर अपने समय से इस समय को कंपेयर करेंगे तो परिवर्तन को वो एक तो पहले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी चीजें बदली हैं और ज्यादा मॉडिफाई होती हैं। गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप भी हमारा जमाना था कहकर अपने समय को अधिक अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। वास्तव में उनकी इस तुलना को तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर समय की अपनी एक अच्छाइयां होती हैं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि वर्तमान संदर्भ में कुछ बातें उस समय की अच्छी रही होंगी, पर सारी बातें अच्छी हों यह भी संभव नहीं है। कुछ समय अच्छी होंगी पर वो चीजें, आप जैसे मान लीजिए, अब इसको ऐसे समझिए, अब आप देखिए 70s 80s और 90s के सॉन्ग्स बड़े अच्छे हैं, ठीक है, आप लोग भी उसको सुनोगे तो आप लोग को आज भी अच्छे लगेंगे, लेकिन आज के सॉन्ग ज्यादा हम लोग के जबान पे नहीं बैठ पाते हैं, उस समय के बैठ जाते हैं। अब उस समय बात करो, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो घुमाने वाला फोन था, ठीक है। अगर उस समय के गाने अच्छे थे तो आज के अच्छे नहीं है। उस समय घुमाने वाला फोन ज्यादा अच्छा नहीं था, मगर मोबाइल ज्यादा अच्छा है। तो कुछ चीजें उस समय की अच्छी थी तो कुछ चीजें इस समय की अच्छी थी, तो ये चीजें होती। तो इसलिए कंपेयर करना कहीं पर भी सही नहीं होता है। जो बातें अच्छी थी वे भी तत्कालीन समाज की परिस्थितियों में खरी उतरती थी। अब वो घुमाने वाला फोन उस समय की परिस्थिति में सही था ना, उस समय बिल्कुल सही था।
पर बदलते समय के अनुसार वे सही ही हों यह आवश्यक नहीं। आप समझ लो, आज के समय में अगर वो तुम्हारा वो घुमाने वाला फोन होता तो तुम्हारे लिए कैसा होता। अब चीजें चीजें डेवलप हुई, पहले वो घुमाने वाला तार वाला फोन था, आज हम लोग वायरलेस फोन लेते हैं। धीरे धीरे हो सकता है आगे और कुछ भी डेवलप कर जाए, है कि नहीं। हर समाज की आवश्यकताएं समयानुसार बदलती रहती हैं, अतः उनके द्वारा की गई तुलना तर्कसंगत नहीं होती। हम पुराने समय को आज के समय में कंपेयर करें तो अलग होता है, क्योंकि चीजें बदलती हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो जाती हैं, बहुत सारी चीजों का। आप जैसे देख लीजिए खाद्यान्न की क्वालिटी है, पहले खाने पीने की चीजें एकदम प्योर मिलती थी, आजकल हर एक चीज में मिलावट मिलती है। तो पुराने समय की ये सारी चीजें अच्छी थी, खाने की चीजें नहीं अच्छी थी। टेक्नोलॉजी की बात करो तो पीछे पहले टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप है, ठीक है ना। पहले व्यक्ति इतना हर चीज को लेकर जानकार नहीं होता था, अवेयर नहीं होता था, व्यक्ति के साथ पास आज के समय में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो ये सारी चीजें समय के साथ है, इनको कंपेयर करना किसी भी हाल में सही नहीं है। प्रश्न संख्या 22 है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किस कमियों की ओर संकेत कर रही है। सबसे पहला उसका जो है वो कैरेक्टरलेस होना, यानी कि चरित्रहीन होना, जो कि उमा ने देख लिया था कि वो लड़कियों के हॉस्टल के आसपास चक्कर काटता है। पहली चीज ये थी। दूसरी चीज उसने ये देखा कि लड़की देखने वो अपने लिए आया है, उसकी अपनी शादी होनी है, लेकिन वो पूरी तरीके से अपने पिता की ही सोच, वो खुद कुछ निर्णय लेने या कुछ बोलने के लिए काबिल नहीं है। हर एक चीज उसके लिए पिताजी बोल रहे हैं, पिताजी निर्णय ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहा। और दूसरा, वो एक बहुत ही कैरेक्टरलेस व्यक्ति है। इन कमियों के ओर यहाँ पर उमा ने इंडिकेशन किया है। देखिए क्या है, आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी है या नहीं के माध्यम से उमा ने शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। गोपाल प्रसाद उमा की शिक्षा, उसके गुण, चाल ढाल और खूबसूरती के विषय में बार बार जानना चाहते हैं, पर अपने बेटे के बारे में तनिक भी ध्यान नहीं रखते कि उनका बेटा कितने पानी में, ये वो नहीं जानते। लड़की देखने आए हैं, उसकी हर एक चीज परख रहे हैं। दूसरा, गोपाल प्रसाद मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे अपने बेटे को बहुत होशियार समझते हैं, पर वो वास्तव में नहीं है। वो वास्तव में पढ़ाई नहीं करता, वो लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर काटता रहता है। ये चीज है। दूसरी चीज नेक्स्ट है क्या, उसका चरित्र भी बहुत अच्छा नहीं है। वो छात्रावास में लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर लगाते हुए पकड़ा गया था, ठीक है, कहाँ, लड़कियों के। तो वो एक कैरेक्टरलेस लड़का है, ये एक कमी थी। उसमें आत्मविश्वास की कमी है, क्योंकि वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पा रहा, उसके सारे डिसीजन, सारी चीजें उसके पिताजी ले रहे हैं। तो एक तरीके से वो एक आत्मविश्वास की कमी उसके अंदर है। नेक्स्ट ये बात, झुक कर चलता है, उसकी शारीरिक बनावट भी कुछ अच्छी नहीं, जैसे मैंने बताया था कि वो इस तरीके से बेंड है, तो इस तरीके से उसकी जो शारीरिक बनावट है वो भी। तो इन सारी कमियों की तरफ जो है उमा ने व्यंग किया है कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं। प्रश्न संख्या 23 है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर दो दिया है, शंकर जैसा लड़के चाहिए या उमा जैसी लड़की। तो यहाँ पर हमें ये चाहिए कि उमा जैसी लड़की होना चाहिए, जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करना जानती हो, अपने लिए स्टैंड रखना जानती हो, अपनी बातों को बिना डरे कहना जानती हो, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना जानती हो, सामने कोई व्यक्ति गलत है तो उसकी कमियों की तरफ इशारा करना जानती हो। तो एक ऐसी लड़की की इस समाज को सख्त जरूरत है। शंकर एक ऐसा लड़का है जो ना अपने लिए फैसले ले सकता है, ना उसका कोई कैरेक्टर है, ना उसके अंदर कोई गुण है, और ना ही वो अपनी पढ़ाई लिखाई ध्यान से करता है। तो ऐसा लड़का समाज में कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगा। निसंदेह समाज को उमा जैसी व्यक्तित्व की जरूरत है। उमा चरित्रवान एवं समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराओं के विरुद्ध आवाज उठाने वाली लड़की है। वह स्त्रियों की चेतना तथा स्वतंत्रता के बारे में सोचती है कि भाई लड़कियां किस तरीके से रहें, क्या रहें, इनके बारे में सोचती है। वह लड़के लड़कियों में भेद करने वालों, उनकी शिक्षा में भेद करने वालों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती, यानी कि वो जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। उसके पिता रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से उमा की शिक्षा की बात छिपा जाते हैं।
परंतु गोपाल प्रसाद के पूछने पर वह अपनी शिक्षा के बारे में दृढ़ता पूर्वक बता भी देती है। भाई राम स्वरूप ने छिपाया, लेकिन जैसे ही गोपाल प्रसाद ने यानी कि लड़के पिता ने उमा से पूछा तो उसने पूरी तरीके से सच सच बता दिया, उसने झूठ नहीं बोला। इसके विपरीत शंकर स्वयं तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, परंतु वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी हो, उसका चरित्र भी दुर्बल है, यानी कि वो कैरेक्टरलेस है। वो नहीं चाहता कि मैं तो पढ़ जाऊं, लेकिन पत्नी जो है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। वह अपने अध्ययन के प्रति भी लापरवाह है, वो पढ़ाई भी अपनी अच्छे से नहीं करता है। अब आगे प्रश्न संख्या 24 में, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। दो महत्वपूर्ण कैरेक्टर जो इस एकांकी में रहे, इनकी चरित्र की विशेषताओं को हमें यहाँ पर बताना है। चलिए देखते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी में रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों ही पुरुष पात्रों में प्रमुख हैं। भाई ज्यादातर जो वार्तालाप हो रहा है वो इन्हीं दोनों के बीच में हो रहा है। वे एकांकी के अधिकांश भाग में उपस्थित भी रहते हैं। उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले देखिए, रामस्वरूप आधुनिक विचारों को महत्व देने वाले तथा उच्च शिक्षा के समर्थक हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है। वह अपनी बेटी उमा को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं, वे उसके विवाह के लिए चिंतित दिखते हैं। गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर से उनकी शादी तय करते हैं, ठीक है, उसको शादी तय करते हैं। वह गोपाल प्रसाद की मनोवृत्ति जानकर उमा की शिक्षा की बात छुपाते हुए परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो है कॉम्प्रोमाइज करने वाली पोजीशन में भी वो थे कि ठीक है, ये परिस्थितियां ऐसी नहीं है तो हम समझौता कर लेते हैं। वही गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं। वे शिक्षा के मामले में दोहरी राय रखते हैं कि लड़कों को तो पढ़ाना चाहिए पर लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। वे उच्च शिक्षा लड़कों के लिए तथा लड़कियों के लिए कम शिक्षा के पक्षधर हैं। वे शादी जैसे मामले को भी बिजनेस मानते हैं। वे अत्यंत लालची और रूढ़िवादी विचारों के समर्थक हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों के कैरेक्टर की विशेषताओं को आपके सामने रखा कि दोनों क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ। अब आगे प्रश्न संख्या 25 पे, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। अब अगर आप बात करें समाज में, तो समाज से पहले आप अपने घर में देखिए कि आपके घर में स्त्रियां कौन हैं। आपकी दादी हो सकती हैं, नानी हैं, माँ है, बहनें हैं, आगे चल के आपकी पत्नी भी होगी, आपके फ्रेंड्स जो हैं फीमेल हैं वो भी हैं। तो आपके इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं। तो सबसे पहला काम समाज में दिलाने से पहले खुद उनका मान सम्मान और इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहला काम है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा में हमें योगदान देना चाहिए। आपका घर हो या बाहर हो, लड़कियों को पढ़ाने और उच्च शिक्षा तक पढ़ाने के बारे में लोगों को अवेयर करना है। हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना है। अरे ठीक है, अरे लड़की है, ये क्या कर पाएगी, इससे तो नहीं होगा, ये ऐसी नखड़े करती रहेगी। इस मानसिकता से निकलना पहले जरूरी है। महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए तथा ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। खुद तो सम्मान करिए, लेकिन अगर दूसरा कहीं कुछ गलत कर रहा है तो उसे भी बोलिए कि नहीं, ये स्त्री हैं, इनका सम्मान भी जरूरी है। अपने समय की महान तथा विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए। वो स्त्रियां जो अपने समय में काफी जो है विद्वान रही, ऐसी स्त्रियों के उदाहरण देकर उन लोगों को समझाना चाहिए। उनके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए अश्लील हरकतें ना करें तथा ऐसा करने वालों को हतोत्साहित करें। आजकल की बहुत बड़ी ये विडंबना है कि स्त्रियों के साथ जो अश्लील हरकतें हो रही हैं, पहली बात खुद तो मत करिए, और अगर कोई दूसरा ऐसा कर रहा है तो उसका विरोध करिए, कभी भी उसका साथ मत दीजिए। और अगर आप सड़क चलते कहीं पे भी ऐसा, या ऑफिस में, घर में, कहीं पे भी देख रहे हैं, तुरंत विरोध कीजिए। घर में बड़ों को बताइए, बाहर जाके पुलिस को इन्फॉर्म करिए। एट प्रेजेंट आप चौराहे पर कहीं पर भी इस चीज़ को लेकर शोर मचा सकते हो। अगर आप कैपेबल नहीं हो उसको रोक पाने के लिए, तो और लोगों को अपने सपोर्ट में लीजिए। इस चीज़ को कभी भी प्रमोट नहीं करना है, हमेशा जो है इसको दबाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहा हमारी
कृतिका बुक का अंतिम अध्याय, रीढ़ की हड्डी। देखिए हमने कितने तरह तरह के प्रश्न किए ना, तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम जल्द ही कुछ समय का ब्रेक लेकर आपसे मिलेंगे, तब तक हम पढ़ेंगे क्लास 9th कोर्स बी के सिलेबस को, ठीक है। तो जब तक हमने इतना पढ़ा दिया है, इसको पढ़िए, सारा रिवाइज कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, और हम जल्द ही अब जो है व्याकरण और आपके सैम्पल पेपर्स के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।